हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होती है। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है मेटल की और नॉन मेटल की, धातु की और अधातु की। जो भौतिक गुण होते हैं वो हमने पढ़ लिए। हमने धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण भी पढ़ लिए हैं। अब जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें से आने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन उसमें से बन जाए। ठीक है, चांसेस बहुत ज्यादा कम है। वैसे तो अगर हम देखें तो नॉर्मली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसी में से एक क्वेश्चन बनता है। या तो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पूछा जाएगा, या तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पूछा जाएगा, या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, या तो फिजिकल ऑफ नॉन मेटल। तो ये चारों प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। कम से कम 5 से 6 पॉइंट आपको पता होने चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टी में भी और केमिकल प्रॉपर्टी में भी। उसके बाद जो एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हम मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है। ठीक है, ये जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ मेटल हमने आज तक देखे हैं, सुने हैं, या फिर हम एलिमेंट्स में देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में हमने देखे हुए हैं, तो वो सारे मेटल जो होते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? अर्थ की क्रस्ट से। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट से मतलब जमीन के नीचे से हमें इतने सारे मेटल्स मिलते हैं। मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे कहां से मिलते हैं? जमीन के क्रस्ट से, मतलब अर्थ की क्रस्ट से। अब जमीन के नीचे से एक मैं आपको पहले प्रोटोटाइप बताता हूं, फिर उसके बाद एक फ्लो चार्ट हम पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, किस तरीके से हम मेटल को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये सारी चीजें आपको फिर बाद में पता चल जाएंगी। अभी केवल इतना समझो कि हम क्या कर रहे हैं, जमीन के नीचे से हम माइनिंग करेंगे, हम खुदाई करेंगे, उसके बाद एक पार्ट निकालेंगे। ठीक है, जिसमें बहुत सारे मेटल्स होंगे। अब उन मेटल्स को अलग करके, पहले तो अगर हम हाथों से कुछ कर सकते हैं, हाथों से मिट्टी को अलग, मेटल को अलग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जमीन के नीचे जब हम खोदेंगे तो रॉक पार्टिकल्स, स्टोन पार्टिकल्स, डस्ट और ये सारी चीजें हमें मेटल के साथ में मिलेंगी। अब उसमें से पहले मेटल को अलग करना, उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि मेटल जो है वो प्योर फॉर्मेट हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि गोल्ड का इतना सा टुकड़ा वहां पे होगा, या फिर प्लेटिनम का इतना सा टुकड़ा होगा, या फिर कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब के टुकड़े टुकड़े होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारे मेटल्स आपस में मिक्स रहते हैं। उनमें से हमें कार्बन को अलग निकालना पड़ता है, एल्यूमिनियम को अलग निकालना पड़ता है, सल्फर को। इस तरीके से इन सारे मेटल्स को अलग अलग निकालना पड़ता है। मान लो कि हमने वहां से मेटल को निकाला, उसके बाद प्यूरिफिकेशन की अलग अलग मेथड्स होती हैं। हम किस तरीके से इम्प्योरिटीज को मेटल से, मतलब धातु से अशुद्धताओं को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग मेथड्स हैं। कुछ मेथड देखो, जब पहले ये चैप्टर हुआ करता था आपके सिलेबस में, पहले जब ये बताया जाता था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में, तो उस टाइम पे अलग अलग मेथड्स भी पढ़ाई जाती थी, जैसे कि फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। फ्लोटेशन मेथड क्या होती है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक वॉशिंग। ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी अलग अलग मेथड्स होती हैं। तो इनके बारे में एक मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ, ये ऐसे भी कुछ काम का नहीं है, लेकिन उससे एक आइडिया हो जाएगा आपको कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से इनको प्यूरिफाई कर सकते हैं मेटल को। ठीक है, मान लो मेरे पास मेटल वाला जो पार्ट है वो अलग मेरे पास आ गया। अब उसमें से जो छोटी मोटी इम्प्योरिटीज है हम उनको कैसे दूर करेंगे, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक वॉशिंग होती है। सबसे पहले हम मेटल को एक ऐसे मीडियम में डालते हैं, ठीक है, ऐसे स्लोप में डालते हैं। अब इसमें अलग अलग पार्ट में सेक्शंस बने हुए, इन सब में मेटल है। ठीक है, हम इन सब में क्या डालते हैं? थोड़ा थोड़ा मेटल डालते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, एक फोर्स से, मतलब बहुत ज्यादा बल के साथ क्या आता है? पानी आता है। पानी जैसे यहाँ पे आता है तो वो क्या करता है, इम्प्योरिटीज को, जो हल्की इम्प्योरिटीज रहती है उनको बहा के कहाँ ले जाता है? नीचे ले जाता है। और हमारा जो मेटल रहता है वो भारी होने के कारण, उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो नीचे क्या रहता है? जमा रहता है। इसका एक पूरा पेज डायग्राम है, लेकिन अभी केवल आप एक प्रोटोटाइप समझ लो कि इस तरीके से वॉशिंग की जाती है। अब वॉशिंग के बाद सेकंड प्रोसेस क्या हो सकती है? फ्लोटेशन प्रोसेस। हम क्या करते हैं, अब उसमें और भी अगर कोई हल्की इम्प्योरिटीज रह गई हो तो उनको कैसे हम
H2O4 का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें मेटल को डाल देंगे। ऊपर से हम पाइन ऑयल डाल देते हैं, पाइन ऑयल। ठीक है, पाइन ऑयल का क्या है आपको समझ में नहीं आया होगा, तेल क्या होता है। तो यूकेलिप्टस के पेड़ सबने देखे होंगे। ठीक है, यूकेलिप्टस के जो पेड़ होते हैं, जो लंबे लंबे से पेड़ होते हैं, उन्हीं में क्या होता है, उन्हीं के तेल को हम यहाँ पे पाइन ऑयल बोल सकते हैं या फिर यूकेलिप्टस ऑयल भी बोल सकते हैं। तो उसके तेल को हम इसमें डालेंगे और मेटल हम हमारा नीचे रहेगा डाइल्यूट एसिड के साथ। जैसे ही पाइन ऑयल मिलेगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज रहेंगी वो ऊपर फ्लो, मतलब सिंपल है, झाग बन के वो इम्प्योरिटीज ऊपर आ जाएंगी और नीचे से हम मेटल को अलग ही सेपरेट कर लेंगे। ये होगी सेकंड प्रोसेस। ये बहुत डीप प्रोसेसेस है, अभी मैं आपको सिंपल एक इनका इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके कोर्स में नहीं है। थर्ड जो है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होता है, सिंपली यहाँ पे पुली होती है। ठीक है, पुली आपने चक्की देखी होगी, चक्की में जो बेसिकली एक अरेंजमेंट रहता है जिसमें दो पुली लगी रहती है, उस पे बेल्ट रोटेट होता रहता है। ठीक है, उसी टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पे भी है। ये दो पुली हैं, इनके ऊपर से एक बेल्ट जो है वो क्या होता है, रोटेट होता है। आया समझ में? इनके ऊपर से क्या होगा, एक बेल्ट जो है वो रोटेट होगा। अब इन्हीं बेल्ट पे हम क्या करेंगे, मेटल को, जैसे कि मैं अब यहाँ पे जो पुली है ये क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, ये पुली किसकी बनी हुई है, मैग्नेट की बनी हुई है। तो ये दोनों मैग्नेट है, जैसे कि इस पे बेल्ट रोटेट हो रहा है तो जैसे ही बेल्ट मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है तो मैग्नेटाइज होगा। आगे जैसे ही मैग्नेट के कांटेक्ट से छूटता है तो डीमैग्नेटाइज होगा, मतलब पहले चुंबक बन जाएगा, फिर चुंबकत्वता को वो हटा देगा, मतलब मैग्नेटिसिटी को वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। उसके बाद वापस से आएगा तो वापस से मैग्नेटाइज होगा और उसके आगे फिर डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे चुंबकत्वता तो यहाँ पे दो मिनट मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करेगा। हमने देखा है अधिकतर बात कि जब मैग्नेट को हम किसी भी आयरन नेल से या फिर किसी भी लोहे से किसी मेटल से हम अगर चिपका के रखते हैं बहुत दिनों तक, तो वो भी किसके जैसा बिहेव करने लग जाता है, मैग्नेट के जैसा। वो भी किसके जैसा, चुंबक के जैसा बिहेव करने लग जाता है। तो उसी तरीके से जैसे ही मेटल, ये जो बेल्ट है, ये मेटल इस पे मैग्नेट पे आगे रोटेट करेगा, घूमेगा, तो ये भी किसके जैसा बिहेव करेगा, चुंबक जैसा। जब तक ये इसके कांटेक्ट में है, जब तक ये इससे चिपका हुआ है, तब तक चुंबक जैसा बिहेव करेगा, उसके आगे वो नहीं करेगा। फिर चुंबक जैसा बिहेव करेगा, फिर उसके आगे नहीं करेगा। तो इसी तरीके से ये बेल्ट रोटेट होता रहेगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि मेटल के कुछ कणों को, मेटल के कुछ पार्टिकल्स को इस पे डालेंगे। मेटल के पार्टिकल जैसे ही हम इस पे डालेंगे तो ये बेल्ट जैसे ही रोटेट हो रहा है तो वो उसी के साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद जैसे ही वो यहाँ पे आएगा तो मेटल, आपको पता है मेटल जो भी चुंबक है उससे चिपका रहता है, तो यहाँ पे जैसे आएगा तो मेटल इस पुली से चिपका होने के कारण तो मेटल पूरा इसके साथ चिपका रहेगा और कहीं यहाँ पे आकर गिरेगा। जैसे ही वो मैग्नेट का व्यवहार छोड़ देगा तो ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा और मेटल हमारा कहाँ गिरेगा, यहाँ पे कहीं मेटल गिरेगा। जबकि जो मेटल नहीं होंगे, जो इम्प्योरिटीज होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे, तो वो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से इधर की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे। ये होती है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा नॉर्मली क्या है कि हम मेटल को इस बेल्ट पे इंसर्ट, मतलब बेल्ट पे क्या करते हैं, इसको डालते हैं और उसके बाद ये रोटेट होता है। रोटेट होने के साथ मेटल भी इसके साथ आता है। मेटल जैसे यहाँ पे आता है तो ये चुंबक के जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए ये इसके साथ चिपके चिपके नीचे आ जाता है, मतलब जो भी हैवी मेटल्स हैं वो सब आ जाएंगे नीचे, और जो इम्प्योरिटीज हैं उनका चुंबक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो कहाँ चली जाएंगी, बाहर। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये सब तो क्या हो गई, एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज हटाने के लिए, मतलब मेटल के साथ बाहरी जो भी इम्प्योरिटीज है, बाहरी जो भी अशुद्धताएं हैं उनको हटाने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक वॉशिंग, इस तरीके के जितनी भी मेथड्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। अब आता है कि मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उनको कैसे हटाया जाए। तो अब हम आते हैं नॉर्मल जो मेन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, मेटल को बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया है, उसको हम समझते हैं। तो जब भी हम माइनिंग करते हैं, हम जमीन के अंदर खुदाई करते हैं, तो उसके अर्थ के क्रस्ट से जो भी मटेरियल निकलता है उसको बोला जाता है खनिज। ठीक है, उसको बोला जाता है मिनरल, उसे हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स। अब यही मिनरल्स की अगर मैं हिंदी में डेफिनेशन बोलता हूँ तो पृथ्वी की भूपटल से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब अर्थ के क्रस्ट से, पृथ्वी के भूपटल से जो भी हमें मिल रहा है वो सब क्या है, मिनरल है, वो सब क्या है, खनिज है।
ठीक है, ये सब क्या है, खनिज है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, ये जो हो गया खनिज। अब हमें क्या करना है, मेटल निकालना है। तो इस खनिज में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां पर किसी पर्टिकुलर, किसी एक निश्चित धातु की अधिक मात्रा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओर या फिर अयस्क। उसे हम बोलते हैं ओर या फिर अयस्क। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मिनरल्स और ओर्स, इन दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं मिनरल्स की बात करता हूँ, खनिज की बात करता हूँ, तो जमीन के नीचे से हमें जो कुछ भी मिला है भूपटल से, अर्थ के क्रस्ट से, वो सब कुछ क्या होगा, खनिज होगा, ठीक है। लेकिन इस खनिज में कुछ ऐसा हिस्सा होगा जहां पर किसी एक निश्चित धातु की अधिक मात्रा होगी। जैसे खनिज मान लो इतना सारा है, तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा होगा जिसमें यहाँ पे कार्बन के बहुत ज्यादा पार्टिकल्स दिख रहे हैं, कार्बन की बहुत ज्यादा धातु का मिश्रण यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओर। अब यहाँ पे कार्बन का दिख रहा है तो हम कार्बोनेट ओर बोलेंगे, कार्बोनेट अयस्क बोलेंगे। अगर हमें सल्फर का दिख रहा है तो सल्फाइड, सल्फाइड अयस्क बोलेंगे, सल्फाइड ओर बोलेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ओर और मिनरल एक दूसरे से अलग अलग आया समझ में। अब सल्फाइड और कार्बोनेट और इस तरीके से अलग अलग मेटल्स के अलग अलग ओर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखो कि जो भी ओर है, ठीक है, अगर मैं ओर्स की बात करता हूँ तो सारे ओर्स मिनरल्स नहीं हो सकते, ठीक है। अगर मैं मिनरल की बात करता हूँ तो मिनरल में ओर होता है, ओर में मिनरल नहीं होता। मिनरल क्या है, पूरा ग्रुप है, ठीक है। अब उसमें इम्प्योरिटीज हो तो भी वो मिनरल है, ठीक है, अलग अलग धातुओं के मिश्रण हो तो भी वो मिनरल है। लेकिन और क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक निश्चित धातु की अधिक मात्रा अगर कहीं पे है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओर हो रहे हैं। तो क्या है, मिनरल तो और है लेकिन और मिनरल नहीं है, ठीक है। खनिज अयस्क हो सकता है लेकिन अयस्क कभी भी खनिज नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि पूरा अयस्क खनिज होगा, लेकिन खनिज अयस्क जरूर हो सकता है। आया समझ में। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि मिनरल से ही हमें क्या मिलते हैं, और मिलते हैं, ठीक है। अयस्क खनिज हो सकता है, ठीक है, लेकिन खनिज, पूरा खनिज अयस्क नहीं हो सकता। आया, ये हो सकता है, मैंने उल्टा बोल दिया हो, यहाँ पे करेक्ट कर लेना कि जो और है वो मिनरल हो सकता है, ठीक है। और कहाँ से मिलता है, मिनरल से ही मिलता है, और मिनरल हो सकता है लेकिन मिनरल और नहीं हो सकता। क्लियर है, मतलब सिंपल सा, इस पूरी डेफिनेशन पे मत जाओ, मैं जो यहाँ पे समझा रहा हूँ वो समझो। सिंपली क्या है, मान लो कि ये जो पूरा कंटेनर है ये किससे भरा हुआ है, मिनरल से भरा हुआ है। अब इस पूरे मिनरल में अगर मैं कुछ पार्टीशन देखता हूं, मान लो कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसमें पूरा कार्बन और है, मतलब कार्बोनेट, कार्बोनेट और या फिर अयस्क, ठीक है, कार्बोनेट का और इसमें प्रेजेंट है। तो ये वाला पार्टिकल क्या हो जाएगा, हमारा और हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि पूरा मिनरल जो है वो और नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जो और है वो मिनरल जरूर होगा, ठीक है। तो ये एक बार देख लेंगे हम। मिनरल और में आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी, डिफरेंस भी पता चल गए होंगे। अब जो हम इस वीडियो को, जब अगला वीडियो जो हमारा बनेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अलग अलग ओर्स को, अलग अलग अयस्कों को अलग किया जाता है, उसके बाद उनकी रिफाइनिंग की जाती है, उनको प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, उनकी अशुद्धताओं को निकाला जाता है। अभी आज की वीडियो में